हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंशुका मिश्रा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज कर लीजिएगा। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, उसका ये क्लास नंबर 3 है। अगर इससे पहले आपने क्लास नंबर 1 और 2 नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी क्लास उसी के कंटिन्यूएंस में है। अच्छा, और दूसरा बात, जो भी आपका क्लास 11 बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड वीडियो है वो इस चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट जिसका नाम है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज, वहां पे मिल जाएगा। और यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाया जाएगा वो फुली डिटेल्ड होगा, लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज। इसमें हमने देखा था कि बिजनेस सर्विसेज 5 टाइप का होता है। पहला है हमारा बैंकिंग सर्विस, जो कि क्लास नंबर 2 में पढ़ लिया था हमने, और जो बेसिक बिजनेस सर्विस का था पूरा सर्विसेज से रिलेटेड वो हमने क्लास नंबर 1 में कवर किया था। अब ये क्लास 3 में हम सेकंड सर्विस जिसका नाम है इंश्योरेंस सर्विस उसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इंश्योरेंस इंश्योरेंस होता क्या है मैं पहले आपको सिंपल समझा देता हूँ। ठीक है, हाँ तो देखिए, ये सपोज करिए एक बिजनेसमैन है। ये कौन है? ये बिजनेसमैन है। इनको पता है कि इनके बिजनेस में बहुत सारा रिस्क है। फॉर एग्जांपल, इनके फैक्ट्री में आग लग सकता है, फैक्ट्री में फायर हो सकता है। ठीक है, इनके एम्प्लॉइज को चोट लग सकता है तो फिर उनको कंपेंसेशन देना पड़ जाएगा। ये बहुत कुछ रिस्क होता है। तो ये चाहते हैं कि मैं अपने बिजनेस पे फोकस करूं रेदर देन इन रिस्क की वजह से मैं टेंशन ले लूं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये जाएंगे एक इंश्योरेंस कंपनी के पास। ठीक है, ये कौन है? हमारी इंश्योरेंस कंपनी है। अब इंश्योरेंस कंपनी के पास ये क्या बोलेंगे, देखिए आप देखिए, मेरे फैक्ट्री में आग लग सकता है कभी भी, और वो आग लग गया अगर, तो मैं रोड पे आ जाऊंगा। तो ये मैं चाहता हूं कि मैं इस रिस्क को कवर कर लूं। तो तब इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कि भाई ठीक है, इंश्योरेंस तो मैं कवर कर दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए रेगुलरली मुझे क्या पे करना पड़ेगा? उसके लिए रेगुलरली यानी ये हो जाएगा अल्टीमेटली कौन? इंश्योरर। ठीक है, नहीं इंश्योर्ड बोला जाएगा, इनको क्या बोला जाएगा? इंश्योर्ड। और ये इंश्योरर हो जाएगी। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरर होती है, यानी इंश्योरेंस देने वाली, और इनको इंश्योरेंस मिला। इंश्योरेंस कहने का मतलब कवर मिला है। ठीक है, उसके लिए ये जो है ये इसको क्या पे करेगी? जो इंश्योरर है यानी जो बिजनेसमैन है। देखिए, इंश्योरेंस केवल बिजनेसमैन ही नहीं, आम लोग भी लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि एलआईसी ले लिया, उसमें क्या होता है, वो अपने लाइफ का इंश्योरेंस लेते हैं। ठीक है, वो बात आगे हम बात करेंगे आगे इस चैप्टर में। उसके लिए ये इसको क्या पे करेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम पे करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए इनके फैक्ट्री में हमेशा नॉर्मली 1 करोड़ का एसेट रखा होता है, और ये इस फैक्ट्री में जो भी स्टॉक है उसका इंश्योरेंस कराना चाहते हैं। तो फैक्ट्री वाला बोलेगा देखिए, जब भी आग लगेगा तो आपको मुझे 1 करोड़ इंश्योरेंस कंपनी इनको देगी, जब आग लगेगा तब। तो उसके लिए बोलेगा इंश्योरेंस कंपनी कि आप हमको रेगुलरली हर साल 5 लाख रुपए इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में दीजिएगा, और आपको कभी भी आग लगा तो हम आपको उस पैसे को कवर करेंगे। ठीक है, यानी इंश्योरेंस से इनको क्या फायदा होगा? जो यहां से रिस्क दिख रहा था वो रिस्क अब कवर हो गया। अब जब भी आग लगेगा वो इंश्योरेंस कंपनी इनको पैसा दे देगी। अब एक बात बताइए, क्या कोई इंश्योरेंस करा के प्रॉफिट कमा सकता है? कोई नहीं, प्रॉफिट नहीं कमाएगा। जब भी आग लगेगा क्या ये इंश्योरेंस कंपनी इनको 2 करोड़ देगी? नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो कितना देगी? 1 करोड़ ही देगी। बहुत बहुत चांसेस में तो वो 1 करोड़ भी नहीं देती, 80 लाख 60 लाख उनके वैल्यूएशन के हिसाब से, जो भी वैल्यूएशन वो करेंगे उस हिसाब से डिपेंड करेगा। ठीक है, तो इंश्योरेंस कहीं भी प्रॉफिट कमाने का जरिया नहीं होता, वो अपने रिस्क को कवर किया जाता है। ठीक है, ये सिंपल बेसिक मीनिंग। ठीक है, तो बात करते हैं, लाइफ इज फुल ऑफ अनसर्टेनिटी। लाइफ में पूरा अनसर्टेनिटी है। द चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट कॉजिंग लॉसेस आर क्वाइट अनसर्टेन। ठीक है, यानी लॉस होने का चांस होता है, और वो कब होगा ये पता नहीं होता, क्योंकि अगर मुझे पता है कि मुझे कब लॉस होगा तो मैं वो काम करूंगा ही नहीं या वो होने ही नहीं दूंगा। लेकिन वही अनसर्टेन होता है तो फिर मैं भी रोक नहीं सकता हूं। देयर आर रिस्क ऑफ डेथ, डिसेबिलिटी फॉर ह्यूमन लाइफ। लोगों के लाइफ में क्या है, कभी भी मर सकते हैं, उसका रिस्क है। डिसेबल हो सकते हैं, उसका रिस्क है। देखिए, मर गए तो उनका तो कुछ नहीं होगा, वो तो मर गए, लेकिन उनके बैक में जो उनका फैमिली है वो डिस्टर्ब हो सकता है। ठीक है, ह्यूमन लाइफ में डेथ और डिसेबिलिटी का रिस्क है।
फायर एंड बल्करली रिस्क फॉर प्रॉपर्टी, अगर आपके पास प्रॉपर्टी है कुछ तो उसमें आग लग जाएगा, चोरी हो जाएगा, इसका रिस्क है। पेरिल्स ऑफ द सी फॉर शिपमेंट ऑफ गुड्स, ठीक है, अगर आप शिपमेंट कर रहे हैं थ्रू आउट सी, यानी समंदर से अपना माल भेज रहे हैं तो वहां पे चोरी होने का डर है, एंड सो ऑन, बहुत सारे रिस्क है, हर चीज में रिस्क है। इफ एनी ऑफ दिस टेक प्लेस द इंडिविजुअल एंड और ऑर्गेनाइजेशन में सफर अ ग्रेट लॉस, और ये सब होने के वजह से बहुत सारा लॉस उन लोगों को हो सकता है, समटाइम बियॉन्ड देयर कैपेसिटी टू बियर सेम, और कभी कभी लॉस इतना हो जाता है कि वो रोड पे आ जाते हैं और उनको उसके बाद उठना इम्पॉसिबल हो जाता है। It is to minimize the impact of such uncertainty that there is a need of insurance। यही पे काम आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या कर देता है, वो जो लॉस हो गया होता है उसको वो फिर उस लेवल पे लाके उस बंदे को खड़ा कर दिया जाता है ताकि कि वो फिर से अपने बिजनेस को कर सके, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन फैक्ट्री बिल्डिंग और हेवी इक्विपमेंट और अदर एसेट इज नॉट पॉसिबल अनलेस देयर इज अ अरेंजमेंट फॉर कवरिंग द रिस्क। यानी अगर आप कोई बिल्डिंग खरीद रहे हैं, ठीक है, और मान लीजिए भूकंप आ गया और बिल्डिंग टूट गया, तो इसके लिए अगर बिल्डिंग टूट गया तो फिर बहुत लॉस हो गया कंपनी के एंगल से। अगर सोचिए बिल्डिंग में कम पैसा तो इन्वेस्ट होता नहीं है, अगर उसने इंश्योरेंस नहीं करवाया होता तो फिर उसको फिर से नया बिल्डिंग खरीदना पड़ता, ठीक है, तो उसमें उसको लॉस बहुत हो जाता, तो इसी लॉस को कवर करने के लिए उसने इंश्योरेंस करवा लिया होगा। Keeping this in mind, people facing common risk come together and make small contribution to a common fund which helps to spread the loss caused to an individual by particular risk over a number of person who are exposed to it। और इसी के लिए क्या करते हैं लोग, छोटा छोटा प्रीमियम दे देते हैं इंश्योरेंस कंपनी को और वो इंश्योरेंस कंपनी फिर कवर कर लेती है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी को भी फायदा होगा। अब ऐसा देखिए, इंश्योरेंस कंपनी के पास केवल एक ही तो बंदा आने वाला नहीं है इंश्योरेंस कराने, बहुत लोग आएंगे, और उन बहुत लोगों में सब जरूरी नहीं है कि सबके पास सबके साथ वो लॉस हो ही, वो रिस्क अकर हो ही, ठीक है। तो इंश्योरेंस कंपनी को भी प्रॉफिट मिल जाता है और जो लोग इंश्योरेंस करवाते हैं उनको रिस्क से कवर भी मिल जाता है, ठीक है। Insurance is thus a device by which the loss is likely to be caused by an uncertain event is spread over a number of persons who are exposed to it and who prepare to insure themselves against such an event। It is a contract or agreement under which one party agrees in return for consideration to pay an agreed amount of the money to another party to make losses, damage or injury to something of the value in which the insured has pecuniary interest as a result of some uncertain event। सिंपल दो कंपनी यहाँ पे, ये जो यहाँ पे है ये और इन इंश्योरेंस कंपनी, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। क्या एग्रीमेंट हुआ कि ये जो इंश्योर्ड है वो इसको प्रीमियम पे करेगी और ये इसको पैसा देंगे जो भी इनको उस इवेंट के होने की वजह से जो लॉस होगा उसके लिए ये इसको पैसा देंगे। सपोज करिए इन्होंने इंश्योरेंस करवाया था अपने बिल्डिंग का, ठीक है, अगर बिल्डिंग टूटा या बिल्डिंग में आग लग गया तब ये इसको पैसा देगा। अब ऐसा नहीं कि इनका गाड़ी चोरी होगा और फिर बोलेंगे इंश्योरेंस कराया था, तो इंश्योरेंस वाली कंपनी इनको पैसा किस चीज के लिए देगी, जिस चीज के लिए इन्होंने इंश्योरेंस करवाया बस उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर बिल्डिंग के कॉरेस्पॉन्डिंग इन्होंने इंश्योरेंस कराया तो बिल्डिंग के लिए ही पैसा मिलेगा इनको, अगर बिल्डिंग के साथ कुछ होगा तो, ठीक है। ऐसा नहीं कि फिर बिल्डिंग के लिए इंश्योरेंस कराया और व्हीकल चोरी होने पे पैसा मांग रहे, ठीक है। द एग्रीमेंट कंट्रैक्ट, यही यहाँ पे बात बोला क्या कि इट इज अ कंट्रैक्ट, यानी ये कंट्रैक्ट है अंडर विच वन पार्टी, एक पार्टी क्या देगी रेगुलर कुछ पैसा पे करेगी और दूसरी पार्टी अगर लॉस और डैमेज हुआ तो उसको पूरा करेगी, ठीक है। The agreement contract is put in writing and is known as policy। और वही एग्रीमेंट जब लिखा हुआ होता है, जो एग्रीमेंट होगा पूरा राइटिंग में होगा और उसी को क्या बोलते हैं, पॉलिसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिसी, याद कर लीजिएगा, ठीक है। द पर्सन whose risk is insured is called as insured, यानी जिसका इंश्योरेंस होता है, यानी इसको क्या बोला जाएगा, इंश्योर, और जो इंश्योरेंस करता है उसको इंश्योरर बोलते हैं, ठीक है। एंड द फर्म विच इंश्योर्स इज कॉल्ड एज इंश्योरर या अंडरराइटर्स, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के साथ कुछ बेसिक बातें हैं, ठीक है। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस इज दैट एन इंडिविजुअल और अ बिजनेस कंसर्न चूज टू स्पेंड अ डेफिनिट नॉन सम इन द प्लेस ऑफ अ पॉसिबल ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व इन एन इंसिडेंट फ्यूचर लॉसेस। यानी जो इंश्योरेंस करवा रहा है उसको ये बात पता है कि जो लॉस होने वाला है उससे उसको क्या लॉस हो सकता है। सपोज करिए
अगर इसने बोला कि मुझे मेरा बिल्डिंग है, ठीक है, तो इसको बताना पड़ेगा कि उसका बिल्डिंग का वैल्यू क्या है, ठीक है, यानी यहाँ पे अमाउंट डिफाइंड होगा, ठीक है। दस इंश्योरेंस, और उसी बेस पे वो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बोलेगी कि आपको कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा। सपोज करिए अगर इन्होंने बोला कि मेरा बिल्डिंग 1 करोड़ का है तो उसने बोला 5 लाख। अगर इन्होंने यहाँ पे बोला होगा कि मेरा बिल्डिंग 100 करोड़ है तो उसी अकॉर्डिंग वो अपना प्रीमियम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए अमाउंट कंफर्म होना चाहिए। दस इंश्योरेंस इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्मॉल पीरियोडिक पेमेंट प्रीमियम फॉर अ रिस्क ऑफ द लार्ज पॉसिबल लॉसेस। और ये लार्ज पॉसिबल लॉस जो है वो बियर करेगा इंश्योरेंस कंपनी। क्यों? क्योंकि आप उसको स्मॉल स्मॉल पीरियोडिक पेमेंट प्रीमियम के रूप में कर रहे हैं। The loss of risk still remains, but the loss is spread over a large number of policy holder exposed to the same risk. इसमें सीधे सीधे क्या बोल रहा है देखिए, आपको ऊपर ऊपर देख के ऐसा लग सकता है कि जिस साल में इस बंदे का फैक्ट्री में फायर आ गया उस साल तो कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को बहुत ही लॉस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। होता क्या है, मैं एक्चुअली पिक्चर आपको अब दिखाता हूँ। होता कुछ ऐसा है, देखिए ये अगर मेरी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, ये मेरी कौन है, इंश्योरेंस कंपनी। अगर इसको इंश्योरेंस करना है तो इंश्योरेंस अगर इसको करना है तो इसके पास हजारों लोग होंगे इंश्योरेंस करवाने वाले। हर साल हजारों लोग कितना कितना देते होंगे, मान के चलिए सबने 1 करोड़ का इंश्योरेंस कराया तो सभी ने कितना कितना रुपया दे दिया, मान के चलिए 2-2 लाख रुपया ले रही है कंपनी, या 2 लाख तो कुछ ज्यादा ही कम हो गया, 2 लाख को हम कन्वर्ट करते हैं 5 लाख सभी से ले लिया इसने, ठीक है। तो उसको हर साल कितने का इनकम हुआ, 5000 लाख, ठीक है। लेकिन अब 1000 लोगों में हर साल जरूरी 1000 लोग का एक ही साल में लॉस तो होगा नहीं। अब उन 1000 में से मान के चलते हर साल 50 को लॉस हुआ, और 50 को लॉस भी हुआ, 50 कुछ ज्यादा ही हो गया, 20 को लॉस हुआ, ठीक है। उन 1000 लोगों में 20 लोगों को उस साल फैक्ट्री जल गया, ठीक है। तो सभी को इस कंपनी को कितना देना पड़ेगा, 1 करोड़ रुपया, यानी कंपनी को अल्टीमेटली 20 करोड़ देना पड़ा उस साल। कंपनी ने कमाया 50 करोड़, 500 लाख यानी 50 करोड़ कमाया, और पे कितना करना पड़ा, 20 करोड़, यानी अल्टीमेटली हुआ क्या, कंपनी को कितने का इनकम हो गया, 30 करोड़ का उस साल इनकम हुआ। बहुत ही छोटा काम कंपनी ने किया। जो इनको लॉस हुआ वो एक्चुअली इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं बियर किया, वो इन लोगों ने बियर किया है। पूरा पिक्चर आपको समझ में आ रहा है, यानी इन लोगों को, जो 20 लोग थे जिनको लॉस हुआ है एक्चुअली, उसका रिस्क इस कंपनी तो बस मीडिएटर है, एक्चुअल रिस्क इसने बियर किया है, ठीक है। तो यहां पे यही बात हो रहा है, क्या बोल रहा है कि इंश्योरेंस इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए स्मॉल पीरियोडिक पेमेंट और प्रीमियम फॉर अ रिस्क ऑफ लार्ज पॉसिबल लॉसेस। The loss of risk still remains, but the loss is spread over a large number of policy holder। और वो जो लॉस होता है एक्चुअली जो सभी पॉलिसी होल्डर्स हैं उनमें बट जाता है, ठीक है। यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। काफी डिटेल पढ़ा रहे हो, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज, मार्क्स सब कुछ मिलेगा आपको, ठीक है। The premium paid by them are pulled out of which the loss sustained by any policy holder is compensated। और ये जो प्रीमियम पे करने वाले उसी से उन पॉलिसी होल्डर जिनको लॉस हो जाएगा उनको पेमेंट कर दिया जाएगा, ठीक है। दस रिस्क का शेयर्ड विद अदर, यहाँ पे रिस्क दो सभी को मिलकर रिस्क बट गया, इसका मतलब फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द पास्ट इवेंट द इंश्योरर एंड इंश्योरेंस कंपनी और एन अंडरराइटर नोज दैट द प्रोबेबल लॉसेस कॉज्ड बाय ईच टाइप ऑफ रिस्क कवर्ड बाय इंश्योरेंस। इसका भी मतलब मैं आपको समझाता हूँ। ये जो इंश्योरेंस कंपनी डिसाइड करती है कि मुझे 5 लाख का प्रीमियम लेना है, वो एम ही डिसाइड नहीं करती, उसको ये बात पता है कि अगर 1000 लोग इंश्योरेंस कराना है तो कितनों का हर साल लॉस जाने वाला है, उसी हिसाब से डिपेंड करता है कि ये 5 लाख होगा, क्यों, ठीक है। अगर मान लीजिए 20 के जगह कंपनी ने एक्सपेक्ट किया है 50, तो वो ऑटोमेटिकली इसको 8 लाख के आसपास कर देगी, बात समझ रहे हैं। तो ये जो प्रीमियम होता है वो डिसाइड होता है कि किस बेसिस पे, यानी कितने लोग इंश्योरेंस कराते हैं और उसमें से कितने लोग को लॉस होता है, उस पर डिपेंड करता है कि कंपनी प्रीमियम क्या रखती है, ठीक है। बहुत ही तेज होते हैं ये इंश्योरेंस कंपनी वाले। आपको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी को लॉस होगा, लेकिन एक्चुअली वो लॉस जो हो रहा है वो एक साइड से आपको ही हो रहा है, लेकिन बेनिफिट इसमें यही हो रहा है, लॉस वो बट जा रहा है बहुत लोगों में, ठीक है। इसीलिए किसी को समझ में नहीं आ, ठीक है। फ्रॉम द एनालिसिस ऑफ द पास्ट इवेंट द इंश्योरेंस कंपनी और knows the probable losses caused by each type of risk covered। और कंपनी को हमेशा ये पता होता है कि वो कंपनी में जो इंश्योरेंस कराए हैं उनमें कितनों को लॉस होने वाला है, प्रोबेबल होता है, हो सकता है उससे 2-4 ज्यादा हो 2-4 कम हो,
ठीक है। इंश्योरेंस देयरफॉर इज अ फॉर्म ऑफ रिस्क मैनेजमेंट प्राइमरीली used to safeguard against the risk of potential financial loss। और इंश्योरेंस क्या होता है, जो रिस्क होता है फाइनेंशियल लॉस को, उसको सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। आइडियली इंश्योरेंस इज डिफाइंड एज ए इक्विटेबल ट्रांसफर ऑफ रिस्क ऑफ अ पोटेंशियल लॉस फ्रॉम वन इक्विटी टू अनदर इन एक्सचेंज फॉर अ रीजनेबल फी। इंश्योरेंस का सिंपल मतलब कि वो एक दूसरे को कुछ पैसा देगा, रेगुलर पेमेंट करेगा हर साल, और जो दूसरा बंदा है सेकंड वाला, वो उसके प्रोडक्ट के लिए इंश्योरेंस मतलब रिस्क वो बियर कर जाएगा, यानी रिस्क ट्रांसफर हो जाता है। ठीक, इंश्योरेंस कंपनी देयरफॉर इज एन एसोसिएशन, कॉर्पोरेशन और एन ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ पेइंग ऑल लेजिटिमेट क्लेम्स दैट मे अराइज इन एक्सचेंज फॉर द फी। और इंश्योरेंस कंपनी का सिंपल काम है कि जो उसने प्रीमियम फी के रूप में लिया है, उसके लिए वो उस दूसरे बंदे को क्या दिया, उसने इंश्योरेंस कवर दिया। इंश्योरेंस इज अ सोशल डिवाइस इन विच अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंश्योर्ड ट्रांसफर रिस्क टू अनदर पार्टी। हर चीज वही बात बोल रहा है, सिंपल रिस्क वो लेगा, उसके लिए वो कुछ पेमेंट करेगा। इंश्योरेंस इज मीन टू प्रोटेक्ट द इंश्योर्ड अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज इवेंट। देखिए, अगर वो इवेंट मेरे पास सर्टेन होता, मुझे पता होता, फिर तो मैं उसको होने ही नहीं दिया होता। अगर मैंने बिल्डिंग के फायर इंश्योरेंस लिया, अगर मुझे पता है कि अब आग लगने वाला है, तो मैं हर वो मेजर ले लूंगा जिससे आग लग सकता है, मतलब हर वो मेजर लूंगा ताकि कि आग ना लगे। ठीक है, तो लेकिन जो एक्ट है, वो जो इवेंट है, वो अनसर्टेन होता है, जिसकी वजह से मुझे उसका इंश्योरेंस कराना पड़ता है। यानी मुझे पता नहीं है कि आग कब लगेगा, लेकिन लग सकता है, विच मे कॉज डिसएडवांटेज टू हिम। अगला है फंक्शंस ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का क्या क्या फंक्शन है? प्रोवाइडिंग सर्टेनिटी। इससे क्या होता है? इससे होता कुछ ऐसा है कि जो जिसने इंश्योरेंस लिया है उसको अब सर्टेन है। क्या सर्टेन है? कि जो अनसर्टेनिटी है वो अब उसके लिए इरेलीवेंट है। अगर अनसर्टेनिटी हुआ भी, फिर भी वो उस पर इफेक्ट नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसको लॉस होगा, इंश्योरेंस कंपनी उसको पैसा दे देगी। इंश्योरेंस प्रोवाइड्स सर्टेनिटी ऑफ पेमेंट फॉर द रिस्क ऑफ लॉसेस। देयर आर अनसर्टेनिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ टाइम अमाउंट ऑफ लॉस। इंश्योरेंस removes this uncertainty and the assured receives payment of loss. The insurance charges प्रीमियम फॉर द प्रोवाइडिंग दिस सर्टेनिटी। और इसके लिए जो इंश्योरेंस कंपनी है वो क्या लेती है? प्रीमियम लेती है। अगला हमारा प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है रिस्क से उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सारा बात एक ही जाने वाला। द सेकंड मेन फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रोबेबल चांसेस ऑफ लॉसेस। यानी जो इंश्योर्ड है उसको जो लॉस होने वाला है उसके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कैन नॉट स्टॉप द हैपनिंग ऑफ द रिस्क और इवेंट बाय बट कैन कंपेंसेट फॉर द लॉसेस अराइजिंग आउट ऑफ इट। देखिए, इंश्योरेंस कंपनी ऐसा कुछ नहीं करेगी कि ताकि आग ना लगे। उसका सिंपल काम है, आग लग जाने के बाद वो पैसा दे देगी। आग तो फिर भी लगने वाला है, ठीक है, अगर लगना है तो। दूसरा है रिस्क शेयरिंग। इसमें क्या होता है? रिस्क शेयर हो जाता है। जैसे देखा आपने, इन दोनों को जो लॉस हुआ उसका रिस्क सभी के साथ शेयर होगी, और बीच में इंश्योरेंस कंपनी ने मार्जिन भी कमा लिया। सबके साथ, मतलब सबको अपना अपना बेनिफिट मिले। ऑन द हैपनिंग ऑफ अ रिस्क इवेंट, द लॉस इज शेयर्ड बाय ऑल द पर्संस एक्सपोज्ड टू इट। दिस शेयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एवरी इंश्योर्ड मेंबर बाय वे ऑफ प्रीमियम। वही बात है कि प्रीमियम सभी देते हैं, और उसी प्रीमियम से जिसको लॉस होता है उसको पैसा मिल जाता है। असिस्टिंग कैपिटल फॉर्मेशन, the accumulated funds of the insurer received by way of premium payment made by the insured are invested in various income generated scheme। सिंपल बात है, जो यहाँ से प्रीमियम आएगा वो कंपनी कहीं भी इन्वेस्ट कर देगी। बात यही बोल रहे, ये वैसे इरेलीवेंट पॉइंट है। अच्छा, अब अगला है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के साथ कुछ प्रिंसिपल है, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल क्या है। कुछ प्रिंसिपल का मैं एग्जांपल देता हूं। मैं आज एक इंश्योरेंस करवाता हूं, क्या कि अनिल अंबानी अगर मर गया, अनिल अंबानी सॉरी मुकेश अंबानी, ज्यादा दिल पे मत लीजिएगा आप लोग, ठीक, कि मुकेश अंबानी अगर का लाइफ इंश्योरेंस मैंने कर दिया, तो बताइए क्या मेरे पास ऐसा कुछ राइट है कि मैं मुकेश अंबानी का इंश्योरेंस कर सकूं? तो राइट ही नहीं। तो ये सब कुछ प्रिंसिपल्स आगे आने वाले हैं जो कुछ ऐसा ही बात करने वाले हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आर द रूल्स ऑफ एक्शंस ऑफ or conduct adopted by the stakeholder involved in the insurance business। ठीक है, the specific principles of utmost significance to a valid insurance contract। यानी एक इंश्योरेंस को वैलिड होने के लिए कुछ कुछ
प्रिंसिपल्स है वो कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे प्रिंसिपल्स, तो ध्यान से प्लीज पढ़िएगा, ठीक है। पहला अटमोस्ट गुड फेथ, यानी जो आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसमें आपका कोई बोनाफाइड इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, यानी आप मतलब गुड फेथ में कराने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप फायर इंश्योरेंस ले रहे हैं और आप जाके खुद ही आग लगा दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो आप इंश्योरेंस करवाओगे वो गुड फेथ में होना चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, अगर ये नहीं पढ़ने आ रहा है ये पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है। दैट इज अ कॉन्ट्रैक्ट फाउंड ऑन ऑटमोस्ट गुड फेथ, इसका मतलब कोई अदर टर्म है किसी अदर लैंग्वेज में लिखा हुआ, सिंपल आप पढ़ लीजिएगा। कॉन्ट्रैक्ट फाउंड ऑन ऑटमोस्ट गुड फेथ, both the insurer and the insured should display good faith towards each other in regards to the contract. It is duty of the insured to voluntarily make full accurate disclosure of all fact material to the risk being proposed and insurance to make clear all the terms and condition in the insurance contract. सीधे सीधे क्या बात बोल रहे हैं मैं बता रहा हूँ। इंश्योरेंस में दो पार्टी है, पहली इंश्योर्ड और दूसरी इंश्योरेंस। दोनों को जो भी बात बोलना है अपने अपने पार्ट पे वो सही बात बोलना चाहिए। अगर मेरे बिल्डिंग का वैल्यू 1 करोड़ है तो मैं 1 ही करोड़ का बोलूंगा कि मेरा बिल्डिंग 1 करोड़ का है और अगर आग लगा तो आपको मुझे 1 करोड़ देना पड़ेगा। अब बिल्डिंग है 1 करोड़ का, आप इंश्योरेंस करवा रहे हो 10 करोड़ का, तो ये गुड फेथ नहीं हो। और इंश्योरेंस कंपनी का क्या काम है कि वो भी जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो भी क्लियर कर दे, ठीक है। Thus it is binding on the proposer to disclose all material fact, यानी जो भी जरूरी फैक्ट है वो डिस्क्लोज करना जरूरी है, ठीक है। Any fact which is likely to affect the mind of the prudent insurer in deciding to accept the proposal of the insurance or is fixing the rate of premium is material for the purpose। और material वही है क्या जिससे कि इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी को ये डिसाइड करने में अफेक्ट कर सकता है कि वो प्रपोजल ऑफ इंश्योरेंस ले या ना ले, या जो प्रीमियम डिसाइड करने को अफेक्ट कर सकता है, यानी वो इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से इंश्योरेंस कंपनी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि प्रपोजल पे लेना है या नहीं लेना, ये या कितना प्रीमियम लेना है, ये डिसाइड करने में अफेक्ट करेगा, वो सभी चीज मटेरियल है, ठीक है। फेलियर टू मेक डिस्क्लोजर ऑफ द मटेरियल फैक्ट बाय द इंश्योर्ड मेक्स द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस वॉइडेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द इंश्योरर। अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन इंश्योर्ड ने छुपाया हुआ है तो वो इंश्योरेंस कंपनी कभी भी उस इंश्योरेंस को वाइडेबल बना सकती है, यानी बोल सकती है कि ये इंश्योरेंस तो हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपने एक बहुत बड़ा फैक्ट छुपाया था स्टार्टिंग में, ठीक है। यानी अगर आपका बिल्डिंग है 1 करोड़ का, अगर आपने स्टार्टिंग में बोल दिया 5 करोड़, तो बाद में जब आपका बिजनेस में आग लगेगा और पता चलेगा कि आपका तो बिल्डिंग केवल 1 करोड़ का था और आपने 5 करोड़ बोला था, तो उस टाइम वो सीधे से मना कर सकती है इंश्योरेंस कंपनी कि आपको कुछ पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने जो स्टार्टिंग में प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है उसी को ब्रीच कर दिया है, ठीक है। तो ध्यान से इंश्योरेंस करवाइएगा। आगे अगला है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, वही बात कि जिस चीज का आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सपोज करिए मेरा एक बिजनेस है, ठीक है, या सीधे सीधे ये बात बोल सकते हैं कि जिस चीज का मेरे पास ऑनरशिप है, जिस चीज में मेरा इंटरेस्ट है, मैं उसी का इंश्योरेंस करवा सकता हूँ। और सपोज करिए कि मैं गया और मैंने बोला कि एक काम करिए आप पार्लियामेंट हाउस का इंश्योरेंस कर लीजिए, ठीक है। सब कुछ पता है पार्लियामेंट हाउस का, मान लीजिए वैल्यू उसके बिल्डिंग का आ रहा है 200 करोड़, ठीक है। मैंने बोला कि 200 करोड़ वैल्यू है, आप उसका इंश्योरेंस करिए। तो इंश्योरेंस कंपनी वाला क्या बोलेगा, भाई आपका उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट ही नहीं है, यानी वो आपका है ही नहीं, आप उसका इंश्योरेंस करवाए कैसे सकते हो। तो यही बोल रहा है द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जो जिसका इंश्योरेंस होना है उसका उस चीज में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। One fundamental fact of this principle is that it is not the house, ship, machinery, potential liability of the life that is insured, but it is the pecuniary interest of the insured in them which is insured। देखिए इंश्योरेंस किस चीज का होता है, इंश्योरेंस उस मशीन का नहीं होता है, उस हाउस का नहीं होता है, उस शिप का नहीं होता है। उस इंश्योरेंस एक्चुअली क्या होता है कि मेरा जो उस एसेट को लेके जो मेरा इंटरेस्ट है उसके लिए इंश्योरेंस करवाया जा रहा है। आपको शायद समझ में आ रहा हो या नहीं। देखिए सपोज करिए
हाउस है सपोज करिए, ठीक है, तो मैं उस घर का इंश्योरेंस नहीं करवा रहा हूँ, मैं इंश्योरेंस उस घर में जो मेरा इंटरेस्ट है मैं उसको इंश्योरेंस करवा रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मींस सम पेक्यूनियरी इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। द इंश्योर्ड मस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन द प्रिजर्वेशन ऑफ थिंग्स और लाइफ इंश्योर्ड। यानी जो इंश्योर्ड है उसका उस चीज में कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, ठीक है, सो दैट ही सी विल सफर फाइनेंशियली ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट। यानी कि अगर वो चीज नहीं रहा तो उसके लाइफ पे कुछ ना कुछ इफेक्ट होना चाहिए। सपोज करिए मेरा बिजनेस है और अगर मेरे बिजनेस में मेरे फैक्ट्री को आग लग गया तो उससे मेरे अंदर कुछ फाइनेंशियली इफेक्ट तो जरूर पड़ेगा, इसीलिए मैं उस फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवा सकता हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं। इन केस ऑफ इंश्योरेंस ऑफ प्रॉपर्टी, इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑफ द इंश्योर्ड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ हैपनिंग ऑफ द इवेंट, ठीक है। इन ऑर्डर टू नेम इंश्योरेबल इंटरेस्ट हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी दैट वन शुड बी द ओनर ऑफ द, अच्छा ये भी बात है, और इंश्योरेबल इंटरेस्ट होने के लिए जरूरी नहीं कि आप उस प्रॉपर्टी के ऑनर ही। फॉर एग्जांपल अ ट्रस्टी होल्डिंग प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स हैज अ इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का सिंपल सा मतलब है कि आपको वो इवेंट हो जाने की वजह से कुछ दुख पहुंचेगा, ठीक है। अगला है हमारा इंडेमनिटी। तीसरा प्रिंसिपल क्या है? इंडेमनिटी। यानी कि ऑल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फायर और मैरीन इंश्योरेंस आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इट द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पुट द इंश्योर्ड इन द इवेंट ऑफ लॉसेस इन द सेम पोजीशन दैट ही ऑक्युपाइड इमीडिएटली बिफोर द हैपनिंग ऑफ द इवेंट इंश्योर्ड अगेंस्ट, ठीक। यानी यहाँ पे जो इंश्योरेंस होता है ना, सपोज करिए मैंने एक एसेट खरीदा जो था स्टार्टिंग में 10 करोड़, ठीक है, और इंश्योरेंस करा लिया। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि हर साल आप उसके लिए 50 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करिए। मैंने पे किया। अब 10 साल बाद उस एसेट का वैल्यू हो गया था 5 करोड़, फिर भी मैं इंश्योरेंस कंपनी को 50 लाख का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता रहूंगा। अब उस टाइम उसमें आग लग गया, जो भी हो गया, चोरी हो गया, ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे 10 लाख नहीं देगी, वो 5 लाख देगी। क्यों? क्योंकि जिस दिन वो एसेट का मुझे लॉस हुआ, जिस दिन लॉस हुआ उस दिन क्या वैल्यू था वही पे करेगी। यहाँ पे यही बात बोल रहा है, ठीक है, कि in the event of loss in the same position that he occupied immediately before the happening of the event insured against, ठीक है। In other words, the insurer undertakes to compensate the insured for the loss caused by his or to him or her due to damage or destruction of the property। यानी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में सीधे लिखा होता है कि जो आपको लॉस होगा वही आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे लॉस इनको 10 करोड़ का नहीं हुआ, 5 ही करोड़ का होगा, क्योंकि बीच का जो 5 करोड़ है वो ऑलरेडी कंज्यूम कर गए हैं उससे बेनिफिट, ठीक है। इनको लॉस एक्चुअली 5 करोड़ का हो, तो इंश्योरेंस कंपनी इनको 5 करोड़ देगी, और इसी को बोलते हैं इंडेमनिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। आगे पढ़ लेते हैं। इस पे इन हो गया। The compensation payable and the loss suffered are to be measured in terms of money. The principle of indemnity is not applicable to life insurance। देखिए लाइफ, आगे हम पढ़ेंगे लाइफ इंश्योरेंस, उस केस में प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लाइफ का कोई तो वैल्यू ही नहीं है। अगला हमारा प्रोक्सीमेट कॉज। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एन इंश्योरेंस पॉलिसी इज डिजाइन टू प्रोवाइड कंपेंसेशन ओनली फॉर सच लॉसेस एज आर कॉज्ड बाय द पेरिल्स which are stated in the policy। अगर आपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया था कि बिल्डिंग में आग लग जाएगी, तो केवल आग लगने के ही केस में आपको लॉस बियर करवाएगी इंश्योरेंस कंपनी, मतलब पैसा देगी। अगर इंश्योरेंस लिया आपने बिल्डिंग में आग लगने के लिए और भूकंप की वजह से अगर आपका बिल्डिंग टूट जाता है, फिर वो पैसा नहीं देने वाले। क्यों? क्योंकि जो आपके पॉलिसी में लिखा हुआ है, जिस चीज के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने इंश्योरेंस लिया, बस उसी केस में आपको पैसा मिलने वाला है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको मैंने दे दिया। When the loss is the result of 2 or more causes, the proximate cause means the direct, अच्छा, the proximate cause means the direct, the most dominant and most effective cause of which the loss is in the natural consequence। In case of loss arising out of any mishap, the most proximate cause of the mishap should be taken into consideration। Suppose करिए हुआ क्या कि भूकंप आया, क्या आया? भूकंप आया और उसकी वजह से आग लग गया। ध्यान से सुनिएगा, भूकंप आया, आग लग गया, यानी यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं। यानी बिल्डिंग, भूकंप आया और आग लग गया, तो जल भी गया और टूट भी गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों काम हो, तो यहाँ पे अब चेक किया जाएगा कि डोमिनेंट कौन था। पहले भूकंप आया फिर आग लगा, मतलब बात समझ रहे, दोनों में जो भी डोमिनेंट होगा उस केस में उसको मान लिया जाएगा, अगर दोनों इवेंट साथ में हो, ठीक है। अगला हमारा सब्रोगेशन। इट रेफर्स टू द राइट ऑफ द इंश्योरर टू स्टैंड इन द प्लेस ऑफ the insured
after settlement of a claim as far as the right of insured in respect of recovery from an alternative source is involved. After the insured is compensation for the loss or damage to the property insured by him or her, the right of ownership of such property passes to the insurer. This is because the insured should not be allowed to make any profit by selling the damaged property. अच्छा, सपोज करिए आपने इंश्योरेंस करवाया था बिल्डिंग का, अब बिल्डिंग टूटने का इंश्योरेंस करवाया था। अब अगर आपका बिल्डिंग टूट गया और इंश्योरेंस कंपनी ने आपको प्रॉपर्टी दे दी, तो वो टूटा हुआ जो कबाड़ी है वो किसका होगा? वो इंश्योरेंस कंपनी का हो गया। ऐसा नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी से आपने पैसा भी ले लिया और जो वो, अच्छा इसमें व्हीकल इंश्योरेंस ज्यादा अच्छा है, ठीक। सपोज करिए आपने व्हीकल इंश्योरेंस लिया था कि एक्सीडेंट हो गया तो आप पैसा देंगे, व्हीकल का एक्सीडेंट भी हो गया और इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे दी। अब पैसा दे दिया, फिर आते हैं कि हाँ जी अब जो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था उसको अब आप लेके जाने की बनवा लेंगे और फिर यूज करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, वो जो गाड़ी होगा वो उसका ऑनर वो कंपनी हो जाएगी, ठीक है। अगला पढ़ते हैं हम कंट्रीब्यूशन। As per this principle, it is the right of an insurer who has paid claim under an insurance to call upon other liable insurers to contribute for the loss of payment. It implies that in case of double insurance, the insurer are to share the losses in proportion of the amount assured by each of them. In case there is a loss, when there is more than one policy on the same property, the insured will have no right to recover more than the full amount of its actual loss. If the full amount is recovered from one insurer, the right to obtain further payment from the other insurer will cease. देखिए सिंपल बात, मेरी गाड़ी थी 10 लाख की और मैंने दो लोगों से इंश्योरर 1 और इंश्योरर 2 दोनों से इंश्योरेंस करवा रखा था, किस भरोसे कि अगर इसका एक्सीडेंट हो गया तो दोनों से मैं 10-10 लाख ले लूंगा, ठीक है। और मैं मतलब यहाँ पे मेरा मोटिव क्या होगा? बेनिफिट कमाना। लेकिन यहाँ पे अब एक चीज और हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि जो आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेंगे इन टोटल, वो आपके लॉस को एक्सीड नहीं करेगा। यानी अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई, टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, तो आपको ये दोनों मिलके ही 10 लाख देंगे। ये मत सोचेगा कि ये 10 लाख अलग देगा, ये 10 लाख अलग देगा, ठीक है। ये दोनों मिलके आपको 10 लाख ही देने वाले हैं। यानी आप अगर 2 लीजिए इंश्योरेंस या 1 लीजिए, आपको फायदा कुछ नहीं होने वाला, अल्टीमेटली आपके पास 10 लाख ही मिलेगा। और इसी को क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अगला है हमारा मिटिगेशन। This principle states that it is the duty of the insured to take reasonable step to minimize the loss or damage to the insured property. सिंपल बात बोल रहा है। सपोज करिए मैंने अपने बिल्डिंग में या मैंने अपने व्हीकल का इंश्योरेंस करा लिया। इंश्योरेंस करा लिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं रैश ड्राइविंग करूंगा ताकि कि एक्सीडेंट हो जाए, मुझे इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देगी। यानी वो हर आप स्टेप लगाएंगे ताकि कि डैमेज, लॉस या तो मिनिमाइज हो या डैमेज ना हो। सपोज करिए आपने बिल्डिंग पे आग लगाने का मतलब आग से बचाने का इंश्योरेंस करवा, इसका मतलब ये नहीं कि खुद ही आग लगा देंगे, ठीक है, बात समझ रहे? यानी आप वो काम होने के लिए हर वो स्टेप लेंगे ताकि कि लॉस मिनिमाइज हो। यानी कि अगर आपने बिल्डिंग का इंश्योरेंस करवाया तो वो फायर एक्सटिंग्विशर और ये सब आप अपने पास जरूर रखेंगे, ठीक है। Suppose goods kept in store houses catches fire, then the owner of the goods should try to recover the goods and save them from the fire to minimize the loss and damage. यानी अगर आपने स्टॉक को यानी गुड्स को इंश्योर करवाया आग से और आग लग गया, अब आप कुर्सी पे बैठकर और हंस रहे हैं क्या कि अब ये जल जाने दो, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस कंपनी तो पैसा दे ही देगी। तो ये गलत बात है, ये प्रिंसिपल को ब्रीच करना, ठीक है। The insured must behave with a great prudence and not be careless just because there is an insurance cover। और जो भी इंश्योर्ड है वो प्रूडेंट होना चाहिए, यानी कि उसको ऐसा ही लगना चाहिए कि उसका अपना कोई चीज खराब हो रहा है, ठीक है। प्रूडेंट होना चाहिए, ठीक है, और केयरलेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इफ रीजनेबल केयर इज नॉट टेकन लाइक any prudent person, then the claim from the insurance company may be lost। और अगर ये बात पता चल गया इंश्योरेंस कंपनी को तो वो क्या कर देगी? वो आपका इंश्योरेंस रोक सकती है क्योंकि आपने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ब्रीच कर दिया है, ठीक है। अगला हमारा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। ये जो सातों हमारे प्रिंसिपल थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी पूछ सकते हैं, तो आप प्लीज 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 उसको डाल कर जाइएगा। आगे पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। वेरियस टाइप ऑफ इंश्योरेंस एग्जिस्ट बाय वर्च्यू ऑफ प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस कंपनी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ लीगल इनैक्टमेंट कंट्रोलिंग द इंश्योरेंस बिजनेस। ब्रॉडली स्पीकिंग इंश्योरेंस में बी क्लासिफाइड एज फॉलो। पहला लाइफ इंश्योरेंस।
इंश्योरेंस। पहला कौन सा है हमारा? लाइफ इंश्योरेंस, यानी लाइफ को इंश्योर किया जाएगा। आगे चल के बोलेंगे कि लाइफ को इंश्योरेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाइफ के लिए वैल्यू ही डिफाइंड नहीं है। देखिए आपका बिल्डिंग लॉस हो गया, बिल्डिंग में आग लग गया, तो बिल्डिंग का एक वैल्यू है जो आपको मिल जाएगा, लेकिन लाइफ को एक डेफिनेट वैल्यू नहीं दिया जा सकता, इसीलिए लाइफ कभी इंश्योर नहीं होता, वो एश्योरेंस होता है बस, यानी वैल्यू निकाल नहीं सकते, बस एश्योर कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आपको मिल जाएगा, ठीक है। सिंस लाइफ इटसेल्फ इज अनसर्टेन, ऑल इंडिविजुअल ट्राई टू एश्योर देमसेल्फ। वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? इंश्योर नहीं, एश्योर। लाइफ को एश्योर किया जाता है themselves of a certain sum of money in the future to take care of the unforeseen events or happening. Individual in the course of their life are always exposed to a kind of risk. ठीक है, लोग लाइफ का एश्योरेंस मेनली कराते हैं, वैसे इंश्योरेंस यूज करते हैं वर्ड, लेकिन एश्योरेंस जो करवाते हैं वो क्यों करवाते हैं? ताकि कि मेरे जाने के बाद फैमिली का ध्यान रखने के लिए कुछ पैसा आ जाए, ठीक है। द रिस्क मे बी ऑफ एन इवेंट विच इज सर्टेन दैट इज डेथ. The risk may be of an event which is certain, that is death. In that case, what will happen to the only to other member of the family who are dependent on the particular individual income? ठीक है, कि the other risk may be living too long, in which an individual may become too old to earn, that is retirement. In this case also the earning will decline or end. Under such circumstances, individuals seek protection against this risk, and life insurance कंपनीज ऑफर प्रोटेक्शन अगेंस्ट सच रिस्क। देखिए लाइफ इंश्योरेंस दो चीज का होता है, पहला तो वो कि हम मर गए और मेरे मरने के बाद जो मेरे पे डिपेंडेंट लोग हैं उनका क्या होगा, और दूसरा क्या होगा कि जैसे जैसे किसी का एज बढ़ता है वो ओल्ड होगा, और ओल्ड होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा, तो उस टाइम उसको फाइनेंशियली स्टेबिलिटी देने के लिए भी वो अपना पहले ही इंश्योरेंस ले लेता है, ताकि कि बाद में उसको बुढ़ापे में पैसा इजीली अवेलेबल हो अपना लाइफ जीने के लिए, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, बट ग्रेजुअली इट्स स्कोप वाज वाइडेंड and therefore various type of insurance policy available to suit the requirement of an individual. For example, disability insurance, health medical insurance, annuity insurance and life insurance proper, ठीक है, ये सब इंश्योरेंस अवेलेबल है। देखिए पहले तो सीधे सीधे लाइफ इंश्योरेंस हुआ करता था मरने के बाद, लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे इंश्योरेंस और भी है, फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, हेल्थ एंड मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब, ठीक है। आगे बात करते हैं। लाइफ इंश्योरेंस may be defined as a contract in which the insurer, in consideration of certain premium, either in lump sum or by other periodical payment, agrees to pay the assured, और देखिए यहाँ पे insured की जगह क्या वर्ड यूज करेंगे? assured to the person for whose benefit the policy is taken. The assured sum of money on the happening of the specified event contingent on the human life or at the expiry of the certain period. सिंपल यहाँ पे क्या बोला है मैं बता देता हूँ कि इंश्योरेंस में जो आपने किया है वो किया कुछ ऐसा है कि जो एस्योर्ड है, यहाँ पे वर्ड एस्योर्ड यूज करेंगे, इंश्योर्ड नहीं, तो जो एस्योर्ड है वो इंश्योरेंस कंपनी को जिसने एश्योरेंस दिया है, एस्योरर को क्या पे करेगा? कुछ प्रीमियम पे करेगा, ठीक है। और वो एश्योरर क्या करेगा कि जिस भी काम के लिए, फॉर एग्जांपल डेथ का बात हुआ है या इन डिसेबिलिटी का बात हुआ, वो अगर मिस हैपनिंग हो गया तो उस केस में वो जो एश्योरर है वो उसको वो अमाउंट पे कर देगा जो भी फिक्स हुआ था स्टार्टिंग में पॉलिसी में, ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स द इंश्योर undertakes to insure the life of a person in exchange for a sum of money called premium, और उसी अमाउंट को क्या बोलते हैं? प्रीमियम। दिस प्रीमियम may be paid in lump sum, अब वो प्रीमियम वन लम्प सम यानी एक बार में पेमेंट हो सकता है यार, या पीरियोडिकली यानी मंथली हो गया, क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली या ईयरली, यानी एक ही बार में 10 लाख 20 लाख दे देते हैं, या हर महीने, हर साल, हर हाफ ईयरली, हर क्वार्टरली पे कुछ कुछ पैसा देंगे एज अ प्रीमियम। At the same time, the company promises to pay a certain sum of money either on the death of the person or on his attaining certain age. यानी इंश्योरेंस कंपनी उसको या तो मरने के बाद उसके फैमिली को पैसा देगी, या उसी को आफ्टर अटेनिंग सर्टेन एज, जो वो बात चल रहा था कि बुढ़ापे में वो अपने आप को स्टेबल पाने के लिए भी इंश्योरेंस लोग करवा सकते हैं, ठीक है। Thus, the person is sure that a specified amount will be given to him when he attains a certain age, or that his dependent will get that sum in the event of his death. तो इसमें क्या होगा, जिसने भी इंश्योरेंस करवाया था उसको पता है कि उसको पैसा मिलेगा, या तो अगर वो मर गया तब उसके फैमिली को मिलेगा, अगर जिंदा है तो वो अगर एक एज अटेन करेगा मे बी 60, 65, 70, 75, 80 तब उसको मिलने वाला है, ठीक है। दिस एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट विच contains all the terms and condition is put in writing, and such document is known as policy.
ऑलरेडी हमने पढ़ा था। द पर्सन हुज लाइफ इज इंश्योर्ड इज कॉल्ड एज एश्योर्ड। अब यहाँ पे बल्कि यहाँ पे वर्ड इंश्योर्ड नहीं एश्योर्ड यूज करना चाहिए था, उसको एश्योर्ड बोल सकते हैं, और जो कंपनी करती है उसको एश्योरेंस बोल देंगे, और जो अमाउंट वो पे करेगा उसको प्रीमियम बोलेंगे। बात खत्म है। आगे, this insurance provides protection to the family at the premature death or gives adequate amount at the old age when earning capacity are reduced। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अगर मर गया तो फैमिली को बेनिफिट मिल गया, अगर जिंदा है तो उसके बुढ़ापे में सिंस कि वो काम नहीं कर सकता है तो उस टाइम उसको बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, द इंश्योरेंस इज नॉट ओनली अ प्रोटेक्शन बट इज अ सॉर्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, बिकॉज देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इंश्योरेंस केवल प्रोटेक्शन ही नहीं, यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट टाइप भी हो गया, क्योंकि अगर वो जिंदा रह गया तो उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। ठीक है, तो because a certain sum is returnable to the insured at the time of death or at the expiry of certain period। ठीक है, life insurance also encourages saving as the amount of premium has to be paid regularly, it thus provides a sense of security to the insured and his dependent। ठीक है, सिंपल बात बोल रहा क्या कि जो ये इंश्योरेंस है लाइफ इंश्योरेंस, ये वो सेविंग के रूप में है। ठीक है, the general principle of insurance discussed in the previous sections apply to the life insurance also, with a few exceptions। The main element of a life insurance contract are: the life insurance contract must have all the essentials of a valid contract, certain elements like offer, acceptance, free consent, capacity to enter into contract, lawful consideration, lawful object must be present for the contract to be valid। देखिए, जो भी चीज कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए चाहिए वो लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऑफर होना चाहिए और एक्सेप्टेंस, यानी इंश्योरेंस कंपनी ऑफर दे और जो इंश्योरेंस करवा रहा है वो एक्सेप्ट करे। फ्री कंसेंट, यानी जोर जबरदस्ती वो काम नहीं हो। कैपेसिटी टू इंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मेरा कैपेसिटी हो। ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन हो, सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, मस्ट बी प्रेजेंट टू बी अ फॉर द कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड। ठीक है, सब कुछ ये होना चाहिए। आगे बात कर लेते हैं क्या इंश्योरेंस का टाइप क्या क्या है। पहला टाइप ऑफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस हो गया, जनरल इंश्योरेंस हो। ठीक है, अभी तक हम लाइफ इंश्योरेंस का बात करें। आगे जनरल इंश्योरेंस में मैरीन यानी सी ओशन से रिलेटेड हो गया, फायर आग से रिलेटेड, अदर इंश्योरेंस बर्गलरी यानी चोरी करने का, कैटल इंश्योरेंस यानी जो हमारे एनिमल्स होते हैं, क्रॉप इंश्योरेंस, स्पोर्ट्स इंश्योरेंस, सब कुछ इंश्योरेंस है, बस आप आगे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस इज टू बी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। अब जो भी हमने प्रिंसिपल पढ़ा था पीछे, अभी जो 7 प्रिंसिपल पढ़ा था वो इसमें भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अटमोस्ट गुड फेथ में होना चाहिए। बाकी आपको पता है कि गुड फेथ क्या होता है। इन लाइफ इंश्योरेंस द इंश्योर्ड मस्ट बी इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, वही बात है जो वो था। ठीक है, तो इसको मैं आगे रीडिंग नहीं दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि आपका वीडियो वैसे भी बहुत बड़ा धीरे धीरे होते जा रहा है। ऑलरेडी हम 42 मिनट्स कवर कर चुके हैं और अभी भी 2-4 पेज है अभी। ठीक है, तो ये सिंपल वही है जो हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था। अल्टीमेट गुड फेथ क्या होता है और इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, वहीं से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला है हमारा वो थर्ड हो गया हमारा, फिर फोर्थ है लाइफ इंश्योरेंस कंट्रैक्ट इज नॉट अ कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, यानी कंट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी नहीं है। द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी कंपनसेटेड एंड ओनली अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी इज पेड। यहीं पे वो बात ऑलरेडी हो चुका था हमारा वहीं पे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी किस केस में नहीं होता है, लाइफ इंश्योरेंस के केस में। क्यों, क्योंकि लाइफ का कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए उतना आप पे नहीं कर सकते हैं जितना इंडेमिनिटी क्या बोलता था कि जितना आपको लॉस हुआ उतना ही पे किया जा सकता है, लेकिन लाइफ का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कितना लॉस हुआ पता ही नहीं, तो इंडेमिनिटी प्रिंसिपल यहाँ पे लागू नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा अलग था, इसलिए यहाँ पे मैंने पढ़ा दिया। दैट इज व्हाई द अमाउंट पेबल इन लाइफ इंश्योरेंस ऑन द हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज फिक्स्ड इन एडवांस। और इसीलिए क्या होता है लाइफ इंश्योरेंस केस में कि आपको कितना पैसा मिलेगा वो ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, the sum of money payable is fixed at the time of entering into the contract. A contract of life insurance therefore is not a contract of indemnity। ठीक है, अब बात कर रहे हैं टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये भी चैप्टर को पूरा एक्सटेंड करके बता रहे हैं। ठीक, the document containing the written contract between the insurer and the insured along with the term and condition of the insurance is called as policy। policy क्या होता है हमें पता है कि the written document contract between the insurer and the insurer and the insured is called as policy। वो शुरू ही हमने यहाँ से किया था। After the proposal form is filled by the insured and the insurer accept the form and the premium of policy is issued to the insurer। ठीक है, यानी कि जो भी टर्म एंड कंडीशन है दोनों एग्री हो गए,
फिर इन जो हमारा इंश्योर्ड है वो बोल देता है ठीक है मैं प्रीमियम इतना दूंगा, और वो इंश्योरर ये बोल देता है कि आपको उस मिस हैपनिंग के बाद इतना पैसा मिल जाए. पीपल हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट एंड देयरफॉर दे वुड लाइक अ पॉलिसी टू फुलफिल ऑल देयर नीड्स. सबका अपना अपना नीड है, उस हिसाब से वो अपना पॉलिसी लेंगे. The needs of the people for life insurance can be family needs, children needs, old age और special need. यानी लोगों का नीड डिपेंड करता है. कोई किसी का फैमिली से के एंगल से रिक्वायरमेंट हो सकता है लाइफ इंश्योरेंस का, किसी के चाइल्ड के रिक्वायरमेंट से हो सकता है कि बच्चे का ध्यान रखने के लिए, या मेरा ओल्ड एज के हिसाब से, यानी ओल्ड एज में नहीं काम कर पाएगा, ये भी एंगल हो सकता है. ठीक है, टू मीट द नीड्स ऑफ पीपल द इंश्योरर हैव डेवलप्ड डिफरेंट types of products such as whole life insurance, endowment type plans, combination of whole life and endowment plans, child assurance plans and annuity plans. Some of these are explained below. और इसी हिसाब से बहुत सारे plans इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी के पास होता है. पहला है हमारा whole life insurance. In this kind of policy, the amount payable to the insured will not be paid before the death of the assured. ठीक है, यानी कब पे होगा? होल लाइफ इंश्योरेंस के केस में जब मर जाएगा तभी पे होगा. दिस सम देन बिकम्स पेबल ओनली टू द बेनिफिशियरी. ठीक है, और ये पे कि अब वो मर गया तो उसको तो पे होने वाला नहीं है, उसके जो भी बेनिफिशियरी होंगे, जो भी लिखा होगा, यानी जो उसके लीगल हायर, उनको पेमेंट मिलेगा. द प्रीमियम विल बी पेबल फॉर अ फिक्स्ड पीरियड. ठीक है, 20 और 30 ईयर और फॉर द होल लाइफ ऑफ द एश्योर्ड. इफ द प्रीमियम इज पेबल फॉर अ फिक्स्ड पीरियड द पॉलिसी विल कंटिन्यू टिल द डेथ ऑफ द एश्योर्ड. यहाँ पे प्रीमियम 20-30 साल के आसपास पे होता है, या हो सकता है जितना दिन तक जिएगा वो उतना दिन तक पे होगा, फिर उसको उसके फैमिली को पैसा मिल जाएगा. अगला हमारा इंडोमेंट लाइफ पॉलिसी, लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी. द इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी अंडरटेक्स टू पे अ स्पेसिफाइड सम व्हेन द इंश्योर्ड अटेन्स अ पर्टिकुलर एज. इसमें क्या होता है, सिंपल, अगर इंश्योर्ड पहले मर गया तो भी पैसा मिल जाएगा उसके फैमिली को, या एक पर्टिकुलर एज अटेन कर लिया तब उसको पैसा मिल जाएगा. ठीक है, दिस सम इज पेबल टू हिज लीगल हायर और नॉमिनी नेम्ड देयरइन इन केस ऑफ डेथ ऑफ द एश्योर्ड. अदरवाइज दिस सम विल बी पेड टू द एश्योर्ड आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड. यानी वो पीरियड होने के बाद उसी को पे हो जाएगा, अगर मर गया तो उसके फैमिली को पे हो जाएगा. अगला हमारा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी. इसमें क्या है, दिस पॉलिसी इज टेकन अप बाय 2 और मोर पर्संस. इसमें 2 या 2 से ज्यादा लोग कंबाइन होकर पॉलिसी लेते हैं. द प्रीमियम इज पेड जॉइंटली बाय आइदर ऑफ देम इन इंस्टॉलमेंट और लमसम. यहाँ पे जो प्रीमियम है वो दोनों मिलके या कोई अकेले भी पे कर सकते हैं. हो सकता है इंस्टॉलमेंट में हो सकता है लमसम, यानी एक ही टाइम पे कर दिया जाए पूरा प्रीमियम. द एश्योर्ड सम और पॉलिसी मनी इज पेबल अपॉन द डेथ ऑफ एनी वन पर्सन टू द अदर सर्वाइवर और सर्वाइवर्स. इस केस में क्या होता है कि अगर कोई उन दोनों या 2 से ज्यादा में से कोई एक मर गया तो वो जो पॉलिसी अमाउंट था वो पेमेंट हो जाएगा जो सर्वाइव कर रहा है उसको. ठीक है, अगर दोनों मर गए तो जो लीगल हायर होगा उसको पेमेंट हो जाएगा. यूजुअली दिस पॉलिसी इज टेकन अप बाय द हस्बैंड एंड वाइफ. ये पॉलिसी नॉर्मली कौन लेता है, हस्बैंड वाइफ. ठीक है, और बाय 2 पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, या 2 पार्टनर, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स ले लेंगे, क्योंकि पार्टनर्स के डेथ के बाद पार्टनरशिप फर्म का ध्यान रखने के. व्हेन द अमाउंट इज पेबल टू द सर्वाइवर ऑन द डेथ ऑफ द आइदर ऑफ द 2. इस केस में क्या होता है कि अगर 2 में से कोई एक मर गया तो दूसरे को पैसा मिल जाए. अगला हमारा एन्युटी पॉलिसी. Under this policy, the assured sum or the policy money is payable after the assured attains a certain age in monthly, quarterly, half-yearly or annual installment. The premium is paid in installment over a certain period, or single premium may be paid by the assured. This is useful to those who prefer a regular income after a certain age. इसमें क्या होगा, सीधे सीधे आपको एक एज अटेन करने के बाद आपको पैसा मिल जाएगा. ठीक है, अगला हमारा चिल्ड्रंस endowment fund. This policy is taken by a person for her children to meet the expenses of their education or marriage. The agreement states that a certain sum will be paid by the insurer when the children attains a particular age. The premium is paid by person entering into contract. However, no premium will be paid if he dies before the maturity of the policy. ठीक है, यहाँ पे जो प्रीमियम होगा वो कौन देने वाला है, जो इंश्योरेंस लेगा, यानी जो फादर होगा, वो फादर या मदर एज द केस में भी, वो इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम पे करेगा. और जब वो बच्चा जो भी फिक्स होगा कि एजुकेशन पर्पज से है या उसके शादी के लिए है, तो उसमें फिक्स होगा कि इस एज पे उसको पैसा मिल जाएगा. अगर जिसने फादर या मदर ने इंश्योरेंस लिया है, अगर उसका पहले ही डेथ हो जाएगा तो प्रीमियम उसके बाद कोई पे नहीं करेगा, लेकिन उस बच्चे को पैसा मिल जाएगा. ठीक है, अगला है हमारा फायर इंश्योरेंस. ठीक है,
Fire insurance is a contract whereby the insurer, in consideration of the premium paid, undertakes to make good any loss or damage caused by firm during a specified period up to the amount specified in the policy. सिंपल बात है, फायर इंश्योरेंस जब लेते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड यानी जिसने इंश्योरेंस लिया है और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में फिक्स होता है कि एक टाइम गैप, यानी इस टाइम गैप में इन एसेट्स में कुछ आग लग गया तो उस अमाउंट भी फिक्स होगा कि मैक्सिमम इतने अमाउंट का है और टाइम पीरियड भी फिक्स होता है. नॉर्मली द फायर इंश्योरेंस इज फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, नॉर्मली 1 ईयर आफ्टर विच इट इज रिन्यूड, और हर साल वो रिन्यू होता रहेगा. ठीक है, और हर साल वो अमाउंट भी फिक्स करना पड़ता है कि कितने का आपके स्टॉक में सामान है. द प्रीमियम मे बी पेड आइदर इन लमसम और इंस्टॉलमेंट, जो प्रीमियम होगा या तो इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं या लमसम पे कर सकते हैं. अ क्लेम फॉर लॉस बाय द फर्म by fire must satisfy the two following condition. अच्छा, अब लॉस हो जाने के बाद दो कंडीशन सेटिस्फाई हो. देयर मस्ट बी अ लॉस, और फायर मस्ट बी एक्सीडेंटल एंड नॉट इंसिडेंटल. लॉस होते टाइम पता होना चाहिए कि लॉस एक्चुअल में हुआ भी है. ऐसा नहीं कि आग लग गया लेकिन आग को बुझा दिया गया, तब आपको लॉस तो हुआ ही फिर नहीं मिलने वाला. एक्चुअल लॉस होना चाहिए. और दूसरा, लॉस एक्सीडेंट से होना चाहिए, इंटेंशनल नहीं होना चाहिए, यानी जानबूझ के आग लगा दिया और बोल दिया कि इंश्योरेंस था पैसा दो, ऐसा नहीं होना चाहिए. The risk covered by the fire insurance contract is the loss resulting from the fire or some other causes, and which is the proximate cause of the loss. ठीक है, और देखिए जो आपका स्टॉक है वो एक्चुअल में फायर की ही वजह से लॉस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आपका स्टॉक किसी और कारण से खराब हुआ और आपने नाम लगा दिया कि फायर से हुआ. यानी अगर आपको उस लॉस के लिए पैसा चाहिए तो आपका जो लॉस एक्चुअल में होना चाहिए वो फायर ही रीजन होना चाहिए. इफ ओवरहीटिंग विदाउट इग्निशन कॉजेज डैमेज इट इज नॉट बी रिगार्डेड एज फायर. यानी आपका टेम्परेचर, सपोज करिए कोई एक प्रोडक्ट है जो हाई टेम्परेचर पे खराब हो जाता है. ठीक है, हाई टेम्परेचर पे अगर कोई सामान खराब हो जाता है और मान लीजिए इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई होगा और उसकी वजह से अगर आपका सामान खराब होगा तो आप उसको फायर डिफाइन नहीं कर सकते. ठीक है, अ फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज बेस्ड ऑन सर्टेन फंडामेंटल प्रिंसिपल व्हिच हैव बीन डिस्कस्ड इन द जनरल प्रिंसिपल. द मेन एलिमेंट ऑफ द फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट आर. यहाँ पे भी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल जो ऑलरेडी हमने साथ पढ़ लिया वो यहाँ पे भी लगेगा. फिर से मैं बता दे रहा हूँ कि वो ज्यादा यहाँ पे पढ़ाने वाला नहीं हूँ मैं. वो यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, यानी जो फायर इंश्योरेंस करा रहा है उसका उस प्रोडक्ट में फायर इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए. ठीक है, कंट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, ये भी हमने कर लिया है कि सब कुछ आप गुड फेथ में करें, चाहे वो इंश्योरेंस हो, यानी कोई बात झूठ न बोले और छुपाए भी ना. अगर ऐसा नहीं हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी बाद में मना कर देगी, आपको समय पे पैसा देगी भी नहीं. ठीक है, स्ट्रिक्ट इंडिमिनिटी, कंट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्ट इंडिमिनिटी कहने का मतलब कि जितने का आपको लॉस हुआ, यानी लॉस होते टाइम उस एसेट का जो वैल्यू है उतना ही मिलेगा, ना उससे कम हो सकता है. कुछ हद तक वो कंपनी अपना सर्वे कराएगी, उसमें पता चलेगा कि कितना आपको मिलना है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं मिल सकता. द इंश्योरर इज लायबल टू कंपनसेट ओनली व्हेन द फायर इज प्रोक्सिमेट ड्यू टू कॉज ऑफ लॉस और डैमेज. यानी जो आपको लॉस हुआ वो एक्चुअल फायर से ही होना चाहिए, तभी आपको पैसा मिलेगा. अगला हमारा इंश्योरेंस है मैरीन इंश्योरेंस, यानी जो मैरीन यानी समुद्र से रिलेटेड है. ठीक है, बहुत ही बड़ा कर दिया इन्होंने इंश्योरेंस वाला पूरा. अभी और 1-2 पेज है, तो अभी आपको दिख रहा होगा कि कितना मेहनत लग रहा है पढ़ाने में. तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा. ठीक है, A marine insurance contract is an agreement whereby the insurer undertake to indemnify the insured in the manner and to the extent thereby agreed upon the marine losses. यानी marine कहने का मतलब समंदर से रिलेटेड जो भी लॉस होना है उस केस में आपको लॉस को कवर करेंगे मैरीन इंश्योरेंस के केस में. ठीक है, marine insurance provides protection against loss by marine perils and marine perils of the sea. Marine perils are collision of ships with the rock or ship attacked by the enemies. ठीक है, सिंपल बात है. मैरीन पेरिल्स कहने का मतलब कि अगर कोलाइड कर गई शिप्स किसके साथ, रॉक के साथ, या समंदर में अटैक हो गया एनिमी का, तो इन सब केसेस में या फायर लग गया या ये सब जो भी रीजंस है, इन केसेस में आपको या कैप्टन क्रू ऑफ द शिप and actions of the captains and crew of the ship. These perils cause damage, destruction or disappearance of the ship and cargo and non-payment of the freight. So, marine insurance insures ship hull and cargo and freight. ठीक है, ये इंश्योरेंस इन सभी को होता है. पहला तो शिप्स को, दूसरा कार्गो को यानी शिप पे लदा हुआ सामान, और दूसरा फ्रेट यानी वो सामान का जो भाड़ा होगा
उसके कॉरिस्पॉन्डिंग भी इंश्योरेंस होता है. Thus it is a device wherein the insurer undertakes to compensate the owner of a sea. देखिए यहाँ पे जो इंश्योरेंस होता है सबका होता है. पहला तो वो जहाज का भी इंश्योरेंस होगा कि जहाज भी डूब जाएगी तो उस जहाज के लिए भी इंश्योरेंस है. दूसरा, जहाज में जो सामान है उसका भी इंश्योरेंस होगा. अब जहाज अगर डूब गई, ठीक है, तो उसके फ्रेट के लिए भी इंश्योरेंस होगा. फिर फ्रेट कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनी. ठीक है, सब चीज का इंश्योरेंस है यहाँ पे. द इंश्योरर गारंटी टू मेक गुड द लॉसेस ड्यू टू डैमेज टू द शिप और कार्गो अराइजिंग आउट ऑफ द रिस्क इंसिडेंटल टू सी वॉयड. यानी सिंपल यहाँ पे जो भी सी से रिलेटेड हमारा जो भी लॉस होगा वो यहाँ पे कवर होता है मैरीन इंश्योरेंस में. द इंश्योरर इन केस इज नॉन एज द अंडरराइटर and a certain sum of money is paid to the insured in consideration of the guarantee and protection to he gets. ठीक है, यहाँ पे जो भी प्रोटेक्शन मिला मेरे रिस्क को उसके लिए वो जो पे करेगा उसी को क्या बोलेंगे? वो तो प्रीमियम ऑलरेडी हमें पता है. मैरीन इंश्योरेंस इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अदर टाइप. देयर आर 3 थिंग्स इन्वॉल्व. यहाँ में मैरीन इंश्योरेंस में 3 चीज है. पहला वो शिप का इंश्योरेंस है, दूसरा उस पर लदा हुआ सामान का इंश्योरेंस और तीसरा वो फ्रेट का इंश्योरेंस है. ठीक है. Ship or hull insurance. Since the ship is exposed to many danger at the sea, the insurance policy is for indemnify the insurance for losses caused by the damage to the ship. यानी जो शिप को लॉस होगा उसके लिए शिप और हल इंश्योरेंस है. कार्गो इंश्योरेंस जो मेरे उस पर लदा हुआ सामान है उससे रिलेटेड जो भी रिस्क है उसके लिए कार्गो इंश्योरेंस, और फ्रेट से रिलेटेड यानी भाड़ा से रिलेटेड जो भी इंश्योरेंस है उसके लिए फ्रेट इंश्योरेंस है. ठीक है, उससे रिलेटेड रिस्क को कवर करने के लिए फ्रेट इंश्योरेंस है. तो शिप इंश्योरेंस हो गया कि सिंस द शिप इज एक्सपोज टू मेनी डेंजर्स एट सी. अच्छा, क्या क्या डेंजर है? पहला तो कि 2 शिप कोलाइड कर गए इसलिए वो शिप खराब हो गई, डूब गई, तब शिप इंश्योरेंस आएगा मेरा. या शिप किसी बड़े समंदर में रॉक से आइसबर्ग से लड़ गई तो उसका भी इंश्योरेंस होगा. ये सब शिप से रिलेटेड होगा. दूसरा कार्गो, कि द कार्गो व्हाइल बीइंग ट्रांसपोर्टेड बाय शिप इज सब्जेक्ट टू मेनी रिस्क. दिस मे बी एट द पोर्ट या दस एन इंश्योरेंस का पॉलिसी कैन बी इशू टू कवर अगेंस्ट सच रिस्क टू कार्गो. कार्गो यानी सामान, उसमें क्या क्या इंश्योरेंस चाहिए? देखिए, हो सकता है कि मेरी जहाज डूब गई उसकी वजह से सामान भी डूब गया तो कार्गो इंश्योरेंस चाहिए मुझे. ठीक है. या हो सकता है कुछ लोगों ने उस पर धावा बोल दिया और चोरी कर लिया. ठीक है, जैसे समंदर के लुटेरे और वो लोग होते हैं ना, उन्होंने चोरी कर लिया, उसका भी एक रिस्क है. ठीक है. या हो सकता है कि उसमें पानी आ गया मेरे कार्गो में और सारा सामान खराब हो गया, उसका भी इंश्योरेंस हो सकता है. ठीक है. अगला हमारा फ्रेट इंश्योरेंस. इफ द कार्गो डजंट रीच द डेस्टिनेशन ड्यू टू डैमेज और लॉस इन ट्रांजिट, द शिपिंग कंपनी इज नॉट पेड फ्रेट चार्जेस. ठीक है. अगर सामान समय से नहीं पहुंचा या पहुंचा ही नहीं तो जिसने वो सामान भेजा होगा क्या वो फ्रेट इंश्योरेंस कंपनी को फिर पैसा देगा? क्या नहीं देगा. तो फ्रेट इंश्योरेंस इज फॉर रीइंबर्सिंग द लॉस ऑफ द फ्रेट टू द शिपिंग कंपनी. और उस केस में शिपिंग कंपनी ने इंश्योरेंस करवाया होता है और वो फ्रेट इंश्योरेंस कंपनी से रिसीव कर लेगी. ठीक है, सिंपल बात है. द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैरीन इंश्योरेंस आर सेम एज इन द जनरल प्रिंसिपल. जनरल प्रिंसिपल में जो हमारे प्रिंसिपल हुआ करते थे वो इस पे भी लागू होंगे. क्या क्या? पहला, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, यानी जितने का लॉस होगा उतना ही उसको इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी. ठीक है. अच्छा, इसमें पहले ये प्रिंसिपल देख लेते फिर इसमें ये सिंपल. या एक बात देखिए, इन तीनों में डिफरेंस, चाहे वो मेरा लाइफ इंश्योरेंस हो, मेनली यही तीनों इंश्योरेंस है बड़े लेवल पे, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस. ठीक है. ऊपर देख लेते हैं. सब्जेक्ट मैटर क्या है? यहाँ पे ह्यूमन लाइफ को इंश्योर किया गया. यहाँ पे फिजिकल एसेट चाहे वो प्रॉपर्टी हो उनको आग से बचाया गया. यहाँ पे शिप्स, कार्गो और फ्रेट को इंश्योर किया गया. ठीक है. अगला हमारा एलिमेंट, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस हैज द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट और बोथ. ठीक है. फायर इंश्योरेंस में केवल प्रोटेक्शन होता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता. इसमें भी एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन होता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है. ठीक है. याद आ रहा है आपको? लाइफ इंश्योरेंस के केस में बात हुआ था कि इन्वेस्टमेंट, यानी अगर डेथ नहीं हुआ फिर भी आपको पैसा मिल जाया करता था. ठीक है. तो वही है कि इन्वेस्टमेंट भी है और प्रोटेक्शन भी है. अगर मर गए तब तो फैमिली को मिलेगा ही, और नहीं मरे तो फिर मुझे ही मिल जाएगा आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन एज. ठीक है. आगे बात करते हैं. अगला बात करते हैं इंश्योरेबल इंटरेस्ट. Insurable interest must be present at the time of effecting the policy but need not be necessary at the time of when the claim falls. यानी यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट जब हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तब होना चाहिए, लेकिन जब वो क्लेम ठोक रहे हैं तब में भी ना हो फिर भी चलेगा. लेकिन यहाँ पे इंश्योरेबल इंटरेस्ट ऑन द सब्जेक्ट मैटर मस्ट बी प्रेजेंट बोथ एट द टाइम ऑफ इफेक्टिंग पॉलिसी, शुरू करने से और क्लेम लेने तक, सब टाइम इंश्योरेंस
चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी दोनों टाइम चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट बी प्रेजेंट एट द टाइम व्हेन क्लेम वाज ड्यू और एट द टाइम ऑफ लॉस, यानी दोनों टाइम, ठीक है। ड्यूरेशन नॉर्मली ये 5 से 30 साल का होता है। इसमें फायर इंश्योरेंस यूजुअली डजंट एक्सीड 1 ईयर, ये 1 साल का होता है, यानी हर साल रिन्यू करना पड़ता है। और इसमें केवल एक फिक्स्ड, यानी एक, इसमें तो क्या हुआ, यहाँ से समंदर से सीप खुली और वहां तक पहुंचने तक का इंश्योरेंस है, यहाँ से शुरू और यहाँ तक का, यानी ये तो बस एक 1 पीरियड और 2 पीरियड का ही होता है, ठीक है। इसमें इंडेमिनिटी नहीं होता है, क्यों? क्योंकि लाइफ का कोई वैल्यू ही नहीं है। इसमें अनलिमिटेड वैल्यू है, यानी डेफिनेट वैल्यू नहीं, कहने का मतलब वैल्यू तो है, डेफिनेट वैल्यू नहीं है। फायर इंश्योरेंस और इस केस में इंडेमिनिटी का लॉस होता है। लॉस मेजरमेंट, यहाँ पे लॉस मेजर नहीं हो सकता, यहाँ पे मेजर हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। सरेंडर वैल्यू और पेड आउट वैल्यू, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एज ए सरेंडर वैल्यू, इसमें कोई सरेंडर वैल्यू, इसमें कोई सरेंडर वैल्यू नहीं होता। सिंपल सरेंडर वैल्यू का मतलब मैं बता देता हूँ कि सपोज करिए मैंने 30 साल का इंश्योरेंस लिया, मैंने 10 साल प्रीमियम पे किया, अब मैं चाहता हूँ इसको अब आगे कंटिन्यू नहीं करूँ, तो इंश्योरेंस कंपनी मुझे कुछ पैसा दे देगी और उसी पैसे को बोलेंगे सरेंडर वैल्यू, ठीक है। लेकिन इस केस में चाहे वो मेरा फायर इंश्योरेंस हो, चाहे मेरा मेरीन इंश्योरेंस हो, उसमें कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं होता है, ठीक है। अगर आपने इंश्योरेंस पे प्रीमियम पे करना बंद किया तो आपको, अगर उसके बाद आपको जो लॉस होता है उसके लिए आपको कंपनी कुछ पे नहीं करने वाली है, ठीक है। इसमें पॉलिसी अमाउंट, वन कैन इंश्योर फॉर एनी अमाउंट इन लाइफ इंश्योरेंस, यानी आप बस बताइए कि आपके लाइफ का क्या वैल्यू है, आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या 2 करोड़ का, उस अकॉर्डिंग आपको बता दिया जाएगा कि आपका कितना प्रीमियम है। लेकिन फायर इंश्योरेंस के केस में पता है कि जितना वैल्यू है उस सब्जेक्ट का, यानी उस प्रोडक्ट का, जिस चीज का आप इंश्योरेंस ले रहे हैं फायर के अगेंस्ट, उसका जो भी वैल्यू है उसी का बस हो सकता है। इसमें वैल्यू चेंज किया जा सकता है लाइफ इंश्योरेंस के केस में, लेकिन मेरा मेरीन इंश्योरेंस के केस में और इस केस में पॉलिसी अमाउंट फिक्स्ड होता है, ठीक है। कंटिंजेंसी ऑफ रिस्क, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी, यहाँ पे सर्टेन है, देखिए लाइफ जाएगा, यानी लाइफ को खत्म होना है, डेथ सर्टेन, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रक्शन अनसर्टेन है, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही बड़ा चैप्टर, ये टॉपिक था इंश्योरेंस, इसीलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। अगर कोई आपको डाउट क्रिएट हो रहा है और पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। आवाज भी मेरा धीरे धीरे बैठ रहा है, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल हमने पहला प्रिंसिपल कर लिया था, इंडेमनिटी इन केस ऑफ मेरीन इंश्योरेंस। दूसरा अटमोस्ट गुड फेथ, यानी सब कुछ सच होना चाहिए, कुछ भी छुपा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी होना चाहिए, पहला इंडेमनिटी, दूसरा अटमोस्ट गुड फेथ और तीसरा इंश्योरेबल। आप समझ सकते हैं कि इससे कि कितना इंपॉर्टेंट है वो प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल तो आप प्लीज याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ causa proxima will apply to you. The insurance company will be liable to pay only if that particular or nearest cause is covered by the policy. For example, if the loss is caused by several reasons, when the nearest cause of the loss will be considered referred to pays it. ऑलरेडी हमने पढ़ लिया था क्या कि जिस चीज के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने इंश्योरेंस करवाया है उसी की वजह से अगर लॉस है तभी आपको पैसा मिलने वाला है, ठीक है। यानी जो लॉस कवर्ड था आपके पॉलिसी में लिखा था कि आपको इस चीज के, अगर सपोज करिए आपने वहां पे बात किया था मेरीन इंश्योरेंस के केस में, आपने कंपनी से बात किया था कि आप जो इंश्योरेंस ले रहे हैं वो शिप से शिप कोलाइड करेगी तभी लेंगे, और पता चला कि आपकी शिप आइसबर्ग से कोलाइड करने के वजह से एक्सीडेंट हो गया, तब आपको इंश्योरेंस कंपनी कोई पैसा नहीं देने वाली। यानी यहाँ पे जो पॉलिसी में आपको जिस रीजन का कवरिंग है उसी के अगेंस्ट आपको कवर मिलेगा, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये वाला वीडियो काफी एक्सटेंड हो ही चुका है, तो अब यहाँ पे इस वीडियो को बंद करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, तो प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और आपके साइड से कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय।